हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर्स में। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं 25 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने किसके फैसले को पलटते हुए प्रतिनिधि सभा को एक बार फिर से बहाल कर दिया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली, राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी, उपराष्ट्रपति नंदकिशोर पुन, गृह मंत्री राम बहादुर थापा। तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटते हुए एक बार फिर से प्रतिनिधि सभा को फिर से बहाल कर दिया गया है। नेपाल की कैपिटल काठमांडू, राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी, KP शर्मा ओली एक बार फिर से प्रधानमंत्री नेपाल के बन जाएंगे, उपराष्ट्रपति नंदकिशोर पुन, गृह मंत्री राम बहादुर थापा। तो आइए इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी 2021 को देश की संसद बहाल करने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली का फैसला पलट दिया है। ओली की सिफारिश पर राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने पिछले साल 20 दिसंबर को नेपाली संसद भंग कर दिया था, जिसके कारण सरकार KP शर्मा ओली की गिर गई थी। आने वाले टाइम में एक बार प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली फिर से हो जाएंगे। तो आइए अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है, निर्यात संगठन FIO ने नए अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। राहुल सचदेवा, A शक्तिवेल, अनिल त्यागी, मोहन कुमार। तो इसका सही आंसर है A शक्तिवेल को एक बार फिर से निर्यात संगठन FIO ने नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। तो आइए इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। निर्यातकों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIO ने कहा है कि उसने A शक्तिवेल को अपना नया अध्यक्ष चुना है। शक्तिवेल अभी कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन हैं। वह मुंबई स्थित व्यवसायी SK सर्राफ की जगह लेंगे। शक्तिवेल ऐसे समय FIO का प्रभार ले रहे हैं जब देश का निर्यात कोविड-19 के असर से धीरे धीरे उबरने लगा है। तो आइए अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन है, नागालैंड में केंद्र और राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु विश्व बैंक के साथ कितने लाख डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका ऑप्शन दिया गया है। 7 करोड़ 80 लाख डॉलर, 10 करोड़ 80 लाख, 5 करोड़ 80 लाख, 6 करोड़ 80 लाख। तो इसका सही आंसर है 6 करोड़ 80 लाख डॉलर के साथ नागालैंड की राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट ने विश्व बैंक के साथ एक समझौता किया है। यह समझौता शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित है। नागालैंड में नेफ्यू रियो की सरकार है, राज्यपाल RN रवि हैं। तो आइए इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं क्या है। विश्व बैंक के साथ 6 करोड़ 80 लाख डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से कक्षा में शिक्षा के स्तर में सुधार होगा और शिक्षकों की क्षमता भी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त इससे छात्रों और शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी हासिल करने में भी मदद मिलेगी। तो एक अच्छा कदम है नागालैंड के लिए। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। नर्मदापुरम, अमृतपुरम, गोसाईपुर, रामपुर। तो इसका सही आंसर है नर्मदापुरम। होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। तो आइए इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की। होशंगाबाद शहर का नाम एक हमलावर होशंग शाह के नाम पर रखा गया था, जो मालवा का पहला शासक था।
यह जिला नर्मदा प्रभाग और बरार का हिस्सा था। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे सुंदर घाटों के लिए प्रसिद्ध है। इसका प्रमुख आकर्षण सेठानी घाट है। होशंगाबाद का नाम अब नर्मदा नदी के नाम पर नर्मदापुरम रखा जाएगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जानी जाती है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सुरक्षा बलों की ज़रूरतों को देखते हुए कितने करोड़ रुपए के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 10 करोड़, 10,700 करोड़, 11,780 करोड़, 23,700 करोड़, 13,700 करोड़ रुपये। तो इसका सही आंसर है 13,700 करोड़ रुपये। तो आइए इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सुरक्षा बलों की जरूरतों को देखते हुए 13,700 करोड़ रुपए के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया, थल, वायु और नौसेना के लिए हथियारों और अन्य रक्षा सामानों की खरीद की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने बयान में आगे कहा कि ये सभी रक्षा अधिग्रहण प्रस्ताव को स्वदेशी तरीके से डिजाइन, डेवलप और तैयार किया जाएगा। इसमें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की तरफ से तैयार रक्षा सामान भी शामिल होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गिद्ध के लिए एक विषैली दवा पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है, कैपिटल है ढाका। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार है, कैपिटल है इस्लामाबाद। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। प्रधानमंत्री एक बार केपी शर्मा ओली फिर से बन जाएंगे आने वाले टाइम में। भारत की कैपिटल तो आपको मालूम ही होगा, नई दिल्ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो आइए इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। बांग्लादेश ऐसा पहला देश बन गया है जिसने दर्द निवारक क्रिप्टोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगा दिया है। मवेशियों के इलाज के लिए इस दर्द निवारक दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन यह दर्द निवारक दवा गिद्धों के लिए विषैली है। विश्व स्तर पर संकटग्रस्त गिद्धों की शेष आबादी को बचाने के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन है, केरल सरकार ने हाल ही में पारंपरिक आंगनवाड़ियों को बेहतर सुविधाओं के लिए स्मार्ट और संरचना के रूप में विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 21 करोड़ रुपए, 9 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 19 करोड़ रुपए। तो इसका सही आंसर है 9 करोड़ रुपए। केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। तो आइए इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। केरल सरकार ने हाल ही में पारंपरिक आंगनवाड़ियों को बेहतर सुविधाओं के साथ स्मार्ट और संरचना के रूप में विकसित करने के लिए 9 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। राज्य सरकार की योजना के मुताबिक इन स्मार्ट आंगनवाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ियों में मौजूद सुविधाओं को अत्यधिक बल सुलभ बनाना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आठवां क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 10 मार्च, 12 अप्रैल, 24 फरवरी, 22 अगस्त। तो इसका सही आंसर है 24 फरवरी। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया, जो कि कल के दिन। तो आइए इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं क्या है। प्रतिवर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा देश भर में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया। इस दिवस को देश के प्रति केंद्रीय उत्पाद सीमा शुल्क बोर्ड की सेवा में योगदान देने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को लागू करने की स्मृति में मनाया जाता है। तो आइए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है, फरवरी 2021 को किसकी अध्यक्षता में नीति आयोग ने छठी गवर्निंग काउंसिल की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, उपाध्यक्ष, नीति आयोग। तो इसका सही आंसर है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की छठी गवर्निंग काउंसिल की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उपाध्यक्ष नीति आयोग के डॉक्टर राजीव कुमार, सीईओ अभिकांत दास। तो आइए इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। परिषद ने भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने के लिए कई कदमों पर विचार किया है, जैसे अनुपालन बोझ को कम करना, राज्य स्तर पर सुधार शुरू करना, लॉजिस्टिक में सुधार करना, जिला स्तरीय प्रतियोगिता के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देना और नौकरियां पैदा करना। तो आज तक की बात यहीं तक रखते हैं। तो कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।